देखिए, आज पर्टिकुलरली मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स पे ही बात करनी है। और मैं ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल वेव के पहले करवा देता हूँ, अभी हमने फ्रेश पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करनी है। अच्छा, अब देखें, ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि अ साउंड वेव इन एयर इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 8.1। तो अगर 8.1 में फिगर नजर आ रही है आपको, तो आप मुझे एक बात बताएंगे, जहां पे वेव फ्रंट्स ये क्लोज क्लोज हैं, ABCD, ये क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाते हैं जहां पे वेव फ्रंट्स करीब करीब होते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन रीजन। कंप्रेशंस। कंप्रेशंस, एग्जैक्टली। अच्छा, और जहां पर ये पार्टिकल्स दूर दूर है इस वाले को हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो एक वेव जब पास करती है तो एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, एक कंप्रेशन के सेंटर से दूसरे कंप्रेशन के सेंटर तक का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। तो डेफिनेटली ये भी वेवलेंथ होगा एक, और ये भी वेवलेंथ होगा। तो ए से लेकर डी तक कितनी वेवलेंथ है? हाउ मेनी वेवलेंथ आर देयर फ्रॉम ए टू डी? ए से लेकर डी तक अगर मैं देखूं तो कितनी वेवलेंथ बन रही है? 3। 3 वेवलेंथ है, शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही है। 3 वेवलेंथ है आपके पास ए से लेके डी तक, ठीक है। खैर, अब इसने मुझे कहा है कि डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज वन कंप्लीट साउंड वेव पास्ट अ पॉइंट। यानी एक पॉइंट से अगर एक कंप्लीट वेव पास कर जाए तो क्या होगा? तो हम ये लिखेंगे कि जब साउंड वेव है ना, मतलब ये साउंड वेव है, हम ये लिखेंगे व्हेन। वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है? डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज वन कंप्लीट साउंड वेव मूव्स पास्ट अ पॉइंट। यानी एक वेव, एक साउंड वेव अगर कंप्लीटली कहीं से पास करती है तो क्या होता है? तो आप ये कह सकते हैं कि व्हेन वन साउंड वेव व्हेन वन साउंड वेव passes a point, passes a point there will be a compression And where factor? there will be a compression and rarefaction. मतलब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आपके पास फॉर्म हो जाएंगे वहां पे। सर हम लिख सकते हैं कि सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस होंगे। हाँ, मगर वो तो जब होगा जब बहुत खाली सारी एक वेव, थोड़ी हो सकता हाँ, जब बहुत सारी वेव्स पास हो, तो यहाँ पे एक कंप्लीट वेव की बात कर रहे हैं। तो एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होगा, और पार्टिकल्स जो है वो आपके हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन में डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, वेल, अब इससे मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है सवाल में और स्पीड दी हुई है। तो एफ गिवन है और वी गिवन है, और पूछ रहा है डिफाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। तो क्या लिखना चाहिए मुझे अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव पूछ रहा है? तो व्हाट शुड आई राइट? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। बिल्कुल ठीक है कि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस या नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू a point in a unit time, in a unit time, और समटाइम्स आप ये भी लिख सकते हैं और 1 सेकेंड। 1 सेकेंड कहना भी ठीक है, गलत नहीं है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। तो बेटा, ए और डी के दरमियान में हम पहले सोच के आए हुए
कि ए और डी के दरमियान में 3 वेवलेंथ है, तो हमें तो एक वेवलेंथ भी नहीं पता। तो मैं इस डाटा को यूज करके, पहले ये इक्वेशन है ना v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, बेटा इससे बढ़ के कोई इक्वेशन है नहीं वैसे वेव्स में, बहुत ज्यादा यूज होती है। तो लैम्डा इसमें बराबर हो जाएगा स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी के। एक तो ये इक्वेशन बहुत चलती है, दूसरी ये भी बहुत चलती है, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड। ये जब चलेगा जब टाइम पीरियड दिया हुआ, ये भी बहुत कॉमनली यूज्ड इक्वेशन है। अच्छा, अब आप लैम्डा निकालें, कितना आ रहा है, हाउ मच इज लैम्डा। कैलकुलेटर होना चाहिए, 320 डिवाइडेड बाय 2000, तो कितना आया लैम्डा। सर फिर इस लेमडा को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लैम्डा कितना आया बेटा हेबा, लैम्डा कितना आया। सर अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मुझे उठना पड़ेगा। अच्छा जी, कोई बताया किसी के पास अगर हाथ में कैलकुलेटर है। अगर मैं ही मोबाइल में देखूं तो 320 डिवाइडेड बाय 2000, तो 0.16 आ रहा है मेरा आंसर। मगर 0.16 इज नॉट द लास्ट आंसर, हमें तो ए से डी तक निकालना है। तो बेटा ए से डी तक तो 3 लैम्डा है ना, एक लैम्डा 0.16 का है, तो 3 लैम्डा कितने हो जाएंगे, डेफिनेटली इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो 0.16 को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 0.48, और डेफिनेटली यूनिट शो करना पड़ेगा मीटर। तो ये इस तरीके से हो जाएगा ये वाला सवाल, बड़ा आसान सा था, बहुत सीधी सी बात है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इन अनदर साउंड वेव इज 2 मिलीसेकंड। बेटा ये जो 2ms लिखा हुआ है ना, ये जो 2ms लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 2 मिली सेकेंड्स। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, बहुत कॉमन फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अच्छा, अब टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन ने, वो दिया हुआ है 2 मिली सेकेंड का। यार अगर 2 मिली सेकेंड टाइम पीरियड है तो उसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और अगर आप मिली सेकेंड को, अच्छा कुछ ना कुछ नोट जरूर लिखिएगा इसके भी, क्वेश्चन में आज कराऊंगा, ऐसा ना हो कि आपकी कॉपी में कुछ ना हो, मतलब कुछ ना कुछ लिखिएगा, काम आएगा आपको। अगर आप मिली सेकेंड से सेकंड में जाना चाह रहे हैं तो आप डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, और अगर सेकंड से मिली सेकंड में आना चाह रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। तो खैर मुझे तो 2 को डिवाइडेड बाय 1000 करना है, तो 2 को अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, साफ सुथरा तरीके से आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से इसका 2 डिवाइडेड बाय 1000। .0002 हर्ट्स, और सॉरी हर्ट्स कह रहा हूँ, सेकेंड्स। अच्छा, जब आपके टाइम पीरियड आ गया ना सेकेंड्स में, तो अब आप इस फॉर्मूले में प्लग इन कर दें वैल्यू को, तो जब आप इसमें रखेंगे तो अब बताएं कितना आ रहा है टाइम पीरियड। और कितने फ्रीक्वेंसी आ रही है इसकी, 500 हर्ट्ज। 500 हर्ट्ज, शाबाश, ठीक है। तो ये 2003 का पेपर का सवाल है, और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी चीजें इसमें क्लियर हो रही है। ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है वेव फ्रंट की फॉर्म में, और किस तरह से चलेगा ये, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। अच्छा जी, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ मोबाइल फोन एंड द एनर्जी चेंजेस व्हाइल इट इज ऑपरेटिंग। खैर
The sound wave are ringing. Phone consists of two notes, one after the other. On figure 5.1, an oscilloscope screen. अच्छा, ऑसिलोस्कोप हम आगे पढ़ेंगे सिलेबस में ना. ऑसिलोस्कोप वेव्स को विजुअलाइज करने के लिए यूज होता है. तो ये नोट हमें साउंड का प्ले करके दिखाया हुआ है, उन्होंने यहाँ पे चला के दिखाया हुआ है. अच्छा, द सेकंड नोट इज लाउडर एंड हैज अ हायर पिच. On figure 5.1, continue the trace to show what happens when the second note is sounding. मतलब ये फर्स्ट नोट है, यहां से लेके यहां तक क्या है, ये फर्स्ट नोट है. सर इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा. एग्जैक्टली और हम इसको करीब कर देंगे. हाँ बिल्कुल. देखें, सेकंड नोट के बारे में एक बार इंफॉर्मेशन भी तो यही है हमारे पास के सेकंड नोट जो है वो आपका लाउडर है. लाउडर लेकिन है. सर जो डायग्राम बनाएंगे वो किस प्रेसिशन से बनाएंगे, यानी हाँ, किस पर से किस पर. मेजरमेंट. नहीं मेजरमेंट नहीं, मैं भी बताता हूँ. देखिए, लाउडर है तो इसका मतलब है कि सेकंड नोट का अगर लाउडनेस ज्यादा है, सेकंड नोट की अगर लाउडनेस ज्यादा है तो डेफिनेटली उसका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा. तो लाउडर है तो हैज हायर एम्पलीट्यूड, हैज हायर एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होना चाहिए. दूसरी वजह यह है कि अगर सेकंड नोट आपका हाई पिच है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मोर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका जो साउंड है वो हाई पिच है. ठीक है जी. अच्छा, अब करना क्या है, पहले एक वेव कितने बॉक्स में बन रही है आप देखें. पहले एक वेव कितने बॉक्स में बन रही है, एक बॉक्स में देखें, गौर से देखें. तो सर एक बॉक्स में दो बनेंगे. हाँ, आप एक बॉक्स में ज्यादा वेव्स बनाएंगे और थोड़ा सा हाई भी कर देंगे उसको, मतलब एम्पलीट्यूड भी बढ़ा देंगे. तो आप इस तरह ऊपर से वाली शो, लाइन तक ले गए. हाँ इस तरह से शो कर दें. जरूरी नहीं है दो ही बने, बट थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए. मैं थोड़ी टिप को शार्प कर लेता हूँ अपने पास. तो ऐसे बनाएंगे हम इसको. और सर सेकंड वाले क्वेश्चन में हम लिख देंगे कि एम्पलीट्यूड फर्स्ट वाली का कम है और दूसरी वाली का ज्यादा है. और ये देखें बेटा, ऐसे नोट को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि एम्पलीट्यूड भी इनहांस कर देंगे हम लोग, एम्पलीट्यूड भी बढ़ा देंगे, और साथ के साथ जो है वो हम थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बढ़ाने के साथ साथ जो है हम इसका फ्रीक्वेंसी को भी ज्यादा कर देंगे, क्योंकि सेकंड नोट जो है वो लाउडर है और उसकी पिच भी ज्यादा है. अच्छा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टू ट्रेसेस. मतलब दोनों ट्रेसेस में क्या फर्क है. तो हम ये कहेंगे बोथ हैव, बोथ हैव, मैं थोड़ा पेन डार्क कर लेता हूँ लिखते हुए इसको. सर बोथ, डिफरेंस लिखना है ना. हाँ डिफरेंस लिखना है ना. बोथ हैव हायर, both have different amplitude, both have different amplitudes एंड फ्रीक्वेंसी. and frequencies. बिल्कुल. अच्छा, ये एनर्जी से रिलेटेड है. खैर, ये तो अभी हमने कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ये जो शुरू से थे वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर, और कुछ ने नहीं पढ़ा हुआ, मगर ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ. द मोबाइल फोन कंटेन्स अ रिचार्जेबल बैटरी, एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड द बैटरी. मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, हमेशा के लिए याद रखिएगा कि बैटरी के अंदर जो एनर्जी होती है ना बेटा, वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है. इसके ऊपर कोई दूसरी बात ही नहीं है. बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ना, बैटरी के अंदर, वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है. ठीक है. अच्छा, बैटरी आपकी, जैसे बैटरी है सपोज, ये मुख्तलिफ कंपनी की आती है ना, कोई सेल है, कोई तोशिबा का होता है, पावर प्लस का है सपोज. ठीक है. अब इस बैटरी में टर्मिनल होता है प्लस और माइनस. तो इस बैटरी के अंदर केमिकल भरा हुआ होता है. जैसे ही आप इसको किसी सर्किट में लगाते हैं
जैसे इससे आप लैंप चलाना चाह रहे हैं कोई, तो अब होता क्या है कि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। जब आप बैटरी को चलाते हैं तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल में। तो ये पूछ रहा है डिस्क्राइब द यूजफुल एनर्जी चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बैटरी एज इट इज चार्ज फ्रॉम द मेंस। तो बैटरी को जब हम चार्ज करेंगे तो होगा क्या, बैटरी मेन सप्लाई से अगर लगेगी, तो मेन सप्लाई से लगेगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं मेन सप्लाई से जब बैटरी को चार्ज, जैसे मोबाइल है, मोबाइल को जब आप चार्ज पे लगाते हैं, मेन सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं ना चार्जर की मदद से, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज stored as a is stored as a chemical potential एनर्जी, यानी कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। नाउ डिस्क्राइब द यूजफुल एनर्जी चेंजेस अकरिंग इनसाइड द मोबाइल फोन एज साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो मोबाइल फोन में क्या हो रहा होता है कि बैटरी की जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है साउंड में। ये आपके एनर्जी चेंजेस हो रहे होते हैं बैटरी के मतलब मोबाइल के अंदर। अब मेरे ख्याल से हाँ आप ज्वाइन किया हुआ है अभी सब नहीं तकरीबन। तो खैर ये क्वेश्चन के बाद जो मैं करवा रहा हूँ उस पर जरा ध्यान दिएगा। ये रिकॉर्डिंग की भी है मैंने, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा पिछले 2 क्वेश्चंस की। अच्छा अब आपसे रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन देखिएगा। फिगर 6.1 shows the cone of a loudspeaker. Sound is being produced. Describe in detail the behavior of the cone and the air near to it. मतलब ये क्या होता है इस कोन के साथ ना, लाउड स्पीकर की कोन को क्या होता है ऐसा कि साउंड प्रोड्यूस होता है, या क्या मसला होता है, ये हमें सारा समझाना पड़ेगा। तो देखिए जो लाउड स्पीकर की कोन होती है ना, ये जो कोन होती है लाउड स्पीकर की, ये क्या करती है, ये बैक एंड फोर्थ मूव करती है। यानी क्या कह रहा हूं मैं, लाउड स्पीकर जब साउंड प्रोड्यूस करता है तो ये वाइब्रेट करता है। देख लें जरा, साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस, डिस्क्राइब इन डिटेल द बिहेवियर ऑफ द कोन एंड एयर नियर टू इट। अच्छा अब जैसे ही ये वाइब्रेट करता है ना, कोन आपके पास वाइब्रेट करती है। देखिए बहुत गौर से सीखिएगा, असल में कोन क्या करती है, वाइब्रेट करती है लाउड स्पीकर की। जब ये कोन वाइब्रेट करती है तो आपके एयर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, कि क्या बोलेंगे, कहीं कहीं से पार्टिकल क्लोज हो जाते हैं, कहीं कहीं से अवे हो जाते हैं। या वेव फ्रंट्स की फॉर्म में शो करना चाहे तो आप वेव फ्रंट्स की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं इसको। तो आपके पास देखिए होगा क्या कि एयर के अंदर जब कोन वाइब्रेट करेगी तो वाइब्रेशन ऑफ कोन की वजह से एयर के अंदर आपके पास कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होने लगेंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि कोन वाइब्रेट्स एंड सीरीज ऑफ, सीरीज मतलब बहुत सारे, series of compressions and rarefactions compressions and rarefactions will be produced. देखिए जी, ये वाली बात समझ आई आप लोगों को, जरा बताइएगा मुझे, ठीक है ये वाली बात। ठीक हो गई बात। अच्छा, the lowest frequency that a human can hear is 20 hertz. State the highest frequency that the human can hear. तो highest frequency जो इंसान सुन सकता है
वो 20,000 हर्ट्ज है या फिर 20 किलो हर्ट्ज है? अच्छा, ये वाला सवाल आप खुद सॉल्व कर लेंगे। स्पीड ऑफ साउंड हमें दी हुई है, यानी v इज गिवन विच इज 340। अब हमें वेवलेंथ निकालनी है लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा v डिवाइडेड बाय एफ के। अगर मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है ना, लॉन्गेस्ट, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, स्पीड को सबसे कम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वेवलेंथ का आंसर सबसे बड़ा है। तो आपके पास सबसे छोटी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 है, तो आपने 340 को 20 से डिवाइड करना है। तो उसको डिवाइड करेंगे 20 से, तो आंसर आ जाएगा 224, सॉरी ये आ जाएगा 17। तो वेवलेंथ इज 17 मीटर। देख लें बेटा इस क्वेश्चन को, जरा मैंने छोटा कर दिया है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसके, और ये मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ ये वाले, ये चीज़ ना पीडीएफ वाली, तो आप अपने पास थोड़ा बहुत लिख लें इसके बारे में, ऐसी तस्वीरें ले लें, मतलब स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि कि आगे आपको कभी देखने में रेफरेंस के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, उम्मीद है सबने। अच्छा, इसका भी लेना चाहें तो ले लें, ये भी शॉर्ट कर दिया मैंने क्वेश्चन, एक जगह पे दिखा रहा हूँ सारा। इसकी भी पिक्चर ले लें। अच्छा, ये पीडीएफ फाइल मैं शेयर कर चुका हूँ, अगर किसी को नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो मुझसे बता दिएगा मुझे, मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। देखिए, किसी के पास अगर नहीं है तो मैं शेयर कर देता हूँ। मैं एक फोल्डर शेयर कर रहा हूँ आपके ग्रुप के अंदर, एक फोल्डर शेयर कर रहा हूँ, अभी अभी शेयर कर रहा हूँ दोबारा। ये देखें, फोल्डर शेयर किया है। जो फोल्डर है ना, वो फिजिक्स बाय जुनैद खान का है। उस फोल्डर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्राइव खुल जाएगी। तो उसके अंदर जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 3 पीडीएफ बुक्स मिलेंगी, बुक 1, 2 एंड 3। ये उसमें से बुक 2 है, जिसमें से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। उसमें नोट्स भी हैं, उसमें पास पेपर्स भी हैं, तो आप उससे रेफर कर सकते हैं अपने पास ये क्वेश्चंस को। ठीक है। अच्छा, इसकी भी पिक्चर ले लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जो सॉल्व किया था। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, 1 का, 2 और फिर ये 3। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। Figure 6.1 shows ultrasound is used to produce an image of the heart. तो डिफाइन अल्ट्रासाउंड क्या लिखेंगे आप लोग, यार आप लोग बताएं जरा क्या लिखेंगे। अगर अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन आ जाए लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे? जी भाई जरा बताएं, लिख के बता दें, बोल के बता दें, बोलें तो ज्यादा बेहतर है। अल्ट्रासाउंड इज अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव विद फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज। बिल्कुल सही है। अगर आप ये भी लिख देना कि अल्ट्रासाउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, अगर ये भी लिख दें तो मजा आ जाएगा। अल्ट्रासाउंड इज अ हाई फ्रीक्वेंसी मैं इसको थोड़ा डार्क लिखता हूँ ताकि बाद में ना पिक्चर लेने में आसानी हो आपको। सर, जी, ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस नहीं आते क्या?
आते हैं ना, क्यों नहीं आते, अभी कराए तो है ये वाले ग्राफ वाला ऊपर। नहीं नहीं, डिफरेंट तरह के ग्राफ्स आते हैं ना, दो हाँ अलग हाँ अलग बिल्कुल आते हैं, अभी दिखाता हूँ, आएंगे, बहुत सारे आते हैं, कंट्रास्ट में। बिल्कुल आते हैं। अल्ट्रासाउंड इज ए हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड इज अ हाई फ्रीक्वेंसी लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, having frequency of above 20,000 hertz, ठीक है। नाउ द अल्ट्रासाउंड हैज वेवलेंथ ऑफ दिस, यानी अल्ट्रासाउंड की वेवलेंथ गिवन है, और अल्ट्रासाउंड की स्पीड पता है। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, निकालें जरा क्या होगा। देखिए 99% केसेस में वेव्स के अंदर इक्वेशंस इतनी खास है नहीं ना कोई, तो वही इक्वेशन घूम फिर के लग जाती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और f इज इक्वल टू v डिवाइड बाय लैम्डा। अच्छा भाई, आंसर आप लोग बताएंगे इसका क्या आ रहा है, निकालें जरा कितना आ रहा है। 125 और 4 0 आ रहे हैं। यस सर, यही है, 1 to 5 और 4 0। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा ये, किलो वन हर्ट्ज में पॉइंट लिख सकते हैं। किलो हर्ट्ज में भी लिख सकते हैं, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 दफा पॉइंट लेफ्ट में मूव होगा, तो 1.25 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। ये और अप्रोप्रिएट तरीका है इसको मेंशन करने का स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए आपके पास सवाल में आंसर कितना आया था, ये 125 और 4 0 आ रहे थे, ठीक है। आपने पॉइंट यहाँ पे मौजूद है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दफा आपने पॉइंट लेफ्ट में मूव किया है राइट साइड से, तो 10⁶ जनरेट हो जाएगी, यूनिट आ जाएगा हर्ट्ज। तो दैट्स मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ राइटिंग द आंसर। क्वेश्चन आगे चल रहा है, कंटिन्यू है। आप इतने क्वेश्चन को जरा रिकॉर्ड कर लें अपने पास, मतलब लिख इसका तस्वीर ले लें, पिक्चर ले लें इसकी, फिर आगे देखते हैं। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अल्ट्रासाउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है जी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। डिस्क्राइब हाउ पार्टिकल इन द बॉडी मूव एज द अल्ट्रासाउंड पासेस, यू मे ड्रॉ द डायग्राम इफ यू विश। तो भाई पार्टिकल, जो ब्लड के पार्टिकल्स हैं, या जो भी बॉडी के अंदर वाटर पार्टिकल्स हैं, या जो भी पार्टिकल्स हैं बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे क्या करने लगेंगे, कंप्रेस और रेयरफेक्ट करने लगेंगे। तो अल्ट्रासाउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, हम ये लिखेंगे, कंप्रेशंस, मतलब देखिए अगर ब्लड है ना, तो ब्लड में कहीं कहीं पार्टिकल्स बहुत क्लोज हो जाएंगे और कहीं कहीं पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रीजन बन जाएंगे। कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस
regions will be produced. अच्छा, ये आपके पास एक बात हो गई. As ultrasound propagates. Propagates forward. मतलब अगर मैं ऊपर से दिखाऊं ना डायग्राम में, तो होगा क्या, ये अल्ट्रासाउंड जब जाएगा ना बॉडी में, हार्ट की तरफ जब अल्ट्रासाउंड ट्रेवल करेगा, तो पार्टिकल्स आपकी बॉडी में क्या होंगे, कंप्रेस और रेयरफेक्ट होने लगेंगे. अल्ट्रासाउंड आगे जाएगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट पे जाएगा, और पार्टिकल्स जो है वो आपकी बॉडी में कंप्रेस और रेयरफेक्ट होने लगेंगे. यानी कि मैं डायग्राम भी बना सकता हूँ. ये अल्ट्रासाउंड ट्रेवल कर रहा है, और कहीं कहीं पे पार्टिकल्स क्लोज हो जाएंगे, और कहीं कहीं पे पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, कहीं कहीं पे पार्टिकल्स करीब हो जाएंगे. तो इसका मतलब है कि एक हाई प्रेशर रीजन बन जाएंगे बॉडी में कुछ पार्टिकल्स में. कुछ पार्टिकल्स आपके हाई प्रेशर रीजन शो करेंगे यानी कंप्रेशन, और कुछ पार्टिकल्स आपके लो प्रेशर रीजन शो करेंगे. कुछ पार्टिकल्स आपके लो प्रेशर रीजन शो करेंगे, सच एज रेयरफेक्शन. ठीक है जी. तो एक तो ये बात हो गई. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत दफा आया हुआ है. There are small bubbles of gas in the body. Explain why these bubbles expand and contract as the ultrasound passes. मतलब बॉडी के अंदर ये कह रहे हैं कि ब्लड में या वाटर जो होता है बॉडी में, उसमें बबल्स बने हुए होते हैं, बबल्स. तो वो बबल्स कंप्रेस और एक्सपैंड क्यों हो जाते हैं, मतलब कहीं कहीं से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और कहीं से एक्सपैंड हो जाते हैं. यानी बॉडी के अंदर जो बबल्स होते हैं ना, वो कहीं कहीं से, देखिए बबल्स बना रहा हूं मैं जरा ना, आप सीखिएगा. कहीं कहीं से बबल्स आपके ऐसे होते हैं बॉडी में, और कहीं कहीं से बबल्स थोड़े से बड़े होते हैं. कहीं कहीं से बॉडी में बबल्स छोटे हो जाते हैं, और कहीं कहीं से बॉडी में बबल्स बड़े हो जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है, बबल्स का साइज क्यों वेरी कर रहा है? कोई बता सकता है मुझे कि बबल्स का साइज क्यों वेरी कर रहा है? बॉडी के अंदर जो वाटर बबल्स हैं, जो बबल्स हैं, उनका साइज क्यों वेरी कर रहा है? व्हाट इज द रीजन? तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की वजह से जो प्रेशर क्रिएट करी बबल्स. जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है. असल में होगा क्या, बबल्स बबल्स कॉन्ट्रैक्ट, बबल्स कॉन्ट्रैक्ट in the region of high pressure, ब्रैकेट में लिख दिएगा कंप्रेशन, and they expand in low pressure region, ब्रैकेट में लिख देगा रेयरफेक्शन. इसकी भी आप चाहें तो पिक्चर ले लें, मैंने ये सॉल्व कर दिया है पूरा, तो आपके पास मौजूद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने किया था. हाँ भाई, ठीक हो गई बात, ये क्लियर है. अच्छा, अब ये जो अगला क्वेश्चन है, ये मैं आपको नहीं करवा सकता. उसकी वजह ये है कि स्केल डायग्राम के ऊपर है क्वेश्चन.
अच्छा, स्केल डायग्राम के ऊपर है क्वेश्चन, तो इसका पेपर पे होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो इसने मुझसे इसे कहा हुआ है कि आप जो है वो फुल स्केल डायग्राम है और वेवलेंथ मेजर करें। तो मैं वेवलेंथ इसमें कैसे मेजर कर लूंगा? वेवलेंथ मेजर होगी कि आप एक कंप्रेशन से, यानी यहां से लेके यहां तक रूलर रख के चेक करेंगे कि लेंथ कितनी है। बाकी फिर वही ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा है। एक्सप्लेन व्हाट इज meant बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या लिखेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि अ वेव इन विच डायरेक्शन ऑफ वेव एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर पैरेलल। और फिर वही अप्रोक्सीमेट रेंज पूछ रहा है, ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंज की। तो 20,000 हजार से ज्यादा है और कम से कम लोएस्ट जो है वो इतना है। अच्छा, फिर हमसे पूछा हुआ है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालें। तो हम लोग क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए स्पीड को सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी से, यानी 20,000 हर्ट्ज से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कॉल को रिकनेक्ट कर लें जरा जल्दी से।